जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक प्रोविजन को। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं ये हमने सॉल्व नहीं किए मेरे ख्याल है क्वेश्चन। अब मैं से कोई बता सकता है हमने सॉल्व किए या नहीं, क्योंकि मैंने किसी एक बैच में करवाए हैं, पता नहीं शायद आप लोगों को करवाए हैं सर नहीं किए ये। ओके, वो मेरे ख्याल बैच 2 को मैंने करवाए हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ये दो जो क्वेश्चन मैंने बनाए एग्जांपल 5 और 6, ये एग्जांपल्स बेसिकली रिलेट करती हैं आपकी इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन का कॉन्सेप्ट आएगा जो पेपर्स में आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 5। पहले इसको रीड कर लें रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट ये प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड 2016, 2 साल का डेटा है। Also state how much amount shall be charged to statement of comprehensive income and statement of financial position in both year। ये comprehensive सा क्वेश्चन बन गया जिसके अंदर तकरीबन सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब देखें क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। X company maintains allowance for doubtful debts at 5% and balance of allowance for doubtful debts were rupees 100,000 as at 1st January 2015। ये बैलेंस हमें दिया हुआ ओपनिंग 1 जनवरी 2015 का अलाउंस का। उसके आगे वो लिखते हैं टोटल डेटर्स एज एट 31 दिसंबर 2015 वर 2.4 मिलियन। पहले साल के एंड पर हमारे टोटल डेटर्स हैं 2.4 मिलियन आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ऑफ रुपीज 60,000, यानी इसमें से हम 60,000 के बैड डेट्स राइट ऑफ कर चुके हैं। However, at 31st December 2016, total debtors were 2 million. बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। अब देखिए 2 सालों में डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने दिया इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में जो डेटर्स का बैलेंस है उसमें बैड डेट्स राइट ऑफ हो चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरे ईयर में 2016 में जो डेटर्स दिए हैं उसमें राइट ऑफ नहीं हुए। तो ये हम पढ़ते हैं बैड डेट्स रिटर्न ऑफ और बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, इन एडिशन स्पेसिफिक अलाउंस, ये नई चीज आपके लिए। In addition, specific allowance was created against Mr. Khan, rupees 12,000 in 2015, and Mr. Jamal, rupees 15,000 in 2016। ये 2 साल का उसने डाटा दिया कि स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना है। और आगे लिखते हैं अमाउंट ऑफ 8,000 was recovered from Mr. Munir in 2016। ये मिस्टर मुनीर जो है ये कौन है, जहां कहीं मेंशन नहीं है। ऊपर जो दो नाम आ रहे हैं वो खान और जमाल है, ये मुनीर है। ठीक है, यानी ये रिकवर्ड का वर्ड रिकवर्ड ये हमें स्पेसिफाई कर रहा है कि ये हमने कहीं पैसे इससे लेने थे और वो बैड डेट्स हो गए, हमने राइट ऑफ कर दिया और अब हमें उससे अमाउंट रिकवर्ड हो गई। इसको कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है जी। और प्रीवियस किसी भी साल में हो सकता है वो 2014 में हुआ हो, 2013 में हुआ, 2012 में हुआ, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। इस साल में ये बैड डेट रिकवर्ड हो रहे हैं। इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी हम यही डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेजर। फर्स्ट लेजर हम बनाते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल। ठीक है, इसका हम इसको बना लेते हैं पहले टेबल, डेट, डिस्क्रिप्शन और रुपीस। ये डेबिट साइड आ गई और सेम इसी तरह हम क्रेडिट साइड पे चले जाते हैं। ओके, ये हमारा एक लेजर हो गया। अच्छा, अब दूसरा लेजर अभी हम साथ ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा लेजर जो है वो भी हम इसके साथ ही ओपन कर लेते हैं और दूसरा लेजर मेरा बनेगा बैड डेट का। डेटर्स के चूंकि बैलेंस गिवन है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। यही कॉपी करते हैं और नीचे ले आते हैं ताकि दूसरा फॉर्मेट मेरा तैयार हो जाए। और दिस इज बैड डेट एक्सपेंस। पहले एक साल को लेते हैं और जो वर्किंग होगी वो साथ बनाएंगे, तरतीब से चलते जाएं। X Limited maintains allowance for doubtful debts at 5% and balance of allowance for doubtful debts were rupees 100,000
एज एट 1 जनवरी 2015, ये बैलेंस है। और किसका बैलेंस है? अलाउंस का। ये मैं यहाँ ले आऊंगा ओपनिंग बैलेंस के तौर पर, अलाउंस में 1 जनवरी 2015, और यहाँ लिखता हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 100,000। ये मेरा बैलेंस आ गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अगली ट्रांजैक्शन। बैलेंस का सिर्फ बैलेंस लेकर आना होता है, ये कोई एंट्री नहीं है, ये बैलेंस सिर्फ लेके आए। ओके, अब सिर्फ अभी 15 का डाटा देखना है, 16 का डाटा मैं नहीं देखता। 15 में फर्दर वो कह रहा है टोटल डेटर्स एज एट 31 दिसंबर 2015 वर 2.4 मिलियन आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ऑफ रुपीज 60,000। आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ऑफ रुपीज 60,000, ये बैड डेट्स जो है वो मेरे 60,000 है। अब बैड डेट्स की एंट्री पास कर लें। क्या एंट्री होती है? बैड डेट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और अकाउंट रिसीवेबल में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, आफ्टर का वर्ड है, तो सिर्फ बैड डेट्स में इसको शो करूंगा। और चूंकि ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है तो 2015 में सिर्फ लिख देता हूँ। आप बेशक 31 दिसंबर भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ मैं लिखता हूँ ऑपोजिट अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल। और कितनी अमाउंट राइट ऑफ कर रहा हूँ जी मैं? 60,000, ये राइट ऑफ हो गया। अच्छा, इससे अगला डाटा 16 का भी छोड़ दें। अब आइए यहाँ, इन एडिशन स्पेसिफिक अलाउंस वाज क्रिएटेड अगेंस्ट मिस्टर खान of 12,000 in 2015। अब ये स्पेसिफिक अलाउंस है। अब मुझे अलाउंस क्रिएट करना है, इसकी वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग नंबर 1, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये मैं बना रहा हूं अभी 2015 का, दोनों को अलग रखेंगे जी। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा था, इसमें 2 कॉलम काफी हैं मेरे लिए। यहाँ रुपीस, अच्छा जी, अलाउंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? पहले मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल देखने हैं कितने। अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल है 2.4 मिलियन। अच्छा, इसमें एक बैड डेट ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ऑफ रुपीज 60,000। इसमें बैड डेट ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, मुझे मजीद माइनस नहीं करने। अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब स्पेसिफिक अलाउंस आ जाए पहले आपने लेस करना है। इसमें स्पेसिफिक कस्टमर बैलेंस। अब स्पेसिफिक कस्टमर कौन सा है इसमें? मिस्टर खान। वो ये कह रहा है कि इन एडिशन स्पेसिफिक अलाउंस वाज क्रिएटेड अगेंस्ट मिस्टर खान 12,000। तो ये 12,000 मैं यहां से माइनस कर देता हूं, 12,000 मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है जी। अब जैसे माइनस किया तो मेरे पास नेट रिसीवेबल कितने आ गए? 2388,000, 2388,000। अब इसमें पहले मैं लूंगा जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस उसी तरह लेना है, 2388,000 का कितने परसेंट? 5%। 2388 का 5% हमने लिया, which is equal to 119,400। ठीक है, कौन है क्लास स्टार्ट हुई? ओके जी। उसके बाद मैं इसमें दोबारा ऐड कर दूंगा स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस, अब स्पेसिफिक अलाउंस कितना है, कितने परसेंट उसने कहा? उसने कुछ नहीं बताया, तो जितनी अमाउंट है उतना ही अलाउंस क्रिएट कर देना है, 12,000। ये मेरा टोटल अलाउंस आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज अलाउंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। इसमें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं निकालना प्लीज, ये खुद ब खुद निकालेगा। 131,400 वो जो पहले पढ़ते आए हैं
वो सिर्फ जब वो वहां यूज करते थे जहां स्पेसिफिक अलाउंस नहीं था, लेकिन जब स्पेसिफिक अलाउंस आ गया तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साइड पे आ जाएगा यकीनन, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ 31 दिसंबर 2015 और ये बैलेंस CD, ठीक है। और इसमें मैं लूंगा वर्किंग नंबर 1 जैसे मैंने रेफरेंस दिया, और ये अमाउंट आई है मेरे पास 131,400, ठीक है। अब इसको हमने सर देखा एक्सक्यूज मी इंक्रीज और जी सर, ये स्टेप एक बार दोबारा बता देंगे, स्पेसिफिक अलाउंस जो सर आपने ऐड किया है इसमें जी मैं जनरल दोबारा बता अलाउंस देता में। हूँ, ठीक हो गया। देखिए मसला ये होता है कि जो अलाउंस अकाउंट होता है ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट, टू अलाउंसेस। जनरल प्रोविजन भी इसमें शामिल होती है और स्पेसिफिक प्रोविजन या अलाउंस भी इसमें शामिल होता है। लेकिन इसका कैलकुलेशन का एक स्पेसिफिक तरीका है कि हम अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस उठाते हैं जैसे हमने लिया, इसमें से जो स्पेसिफिक कस्टमर है उसको पहले माइनस करना है। अच्छा, इसको माइनस करने के लॉजिक भी देख लीजिएगा, क्यों माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस कर रहे हैं कि ताकि इस पर जनरल अलाउंस क्रिएट ना हो। अब देखो मैं जनरल अलाउंस किस पे क्रिएट कर रहा हूँ, 2388, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 12,000 माइनस हुआ, अगर मैं माइनस ना करूं तो 2.4 मिलियन पे क्रिएट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक कस्टमर पर भी अलाउंस 5% रहेगा और जनरल पे भी 5 रहेगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि हमें क्या करना है कि पहले स्पेसिफिक कस्टमर का बैलेंस लेना है, उसको लेस करना है, लेस करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर सिंपल जनरल अलाउंस निकालना है और दोबारा स्पेसिफिक अलाउंस इसमें ऐड करना है, ठीक है। दोनों, चूंकि मैंने अभी बोला कि अलाउंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक, तो दोनों अलाउंस को मैं टोटल कर दूंगा तो 131,400 मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा अलाउंस का, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से ओपनिंग अलाउंस है 100,000, क्लोजिंग अलाउंस है 131,400, खुद बहुत निकल आएगा इंक्रीज इन अलाउंस, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं उस तरह बैलेंस करें, यही टोटल यहाँ लाता हूँ। अब इसका दरमियान में 31,400 का जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज इंक्रीज इन अलाउंस। क्योंकि जो क्रेडिट साइड पे आएगा ना अलाउंस के, क्योंकि अलाउंस बाय नेचर क्रेडिट होता है, अगर कोई अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ रही है तो ये बड़ा क्लियर बता रही है कि ये हमारा इंक्रीज इन अलाउंस है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बैड डेट, ये बैड डेट को चार्ज कर दूँ। इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री होती है ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। और ये अमाउंट जो मैंने अभी कैलकुलेट की है इसको मैं इटैलिक कर देता हूं ताकि आपके ज़हन में रहे कि ये बैलेंसिंग अमाउंट है। और ये अमाउंट मैं ट्रांसफर कर दूंगा बैड डेट्स की, ये यहाँ क्रेडिट है तो बैड डेट्स की डेबिट साइड पे आ जाएगी 31 दिसंबर 2015, और यहाँ मैं लिखूंगा अलाउंस, और ये अमाउंट आएगी 31,400। और ये वही सिचुएशन बन गई जो इससे पहले भी कैलकुलेट करते रहे हो कि बैड डेट में जो आपको अमाउंट नजर आ रही है 60,000 वो एक्चुअल है, और 31,400 जो है वो आपके जो 31,400 जो है वो आपके बेसिकली एस्टिमेटेड है। एक मिनट दीजिए। ओके, नेक्स्ट आइएगा। तो ये अलाउंस हमने कैलकुलेट किया, अब बैड डेट्स को ना हमने क्लोज करना है सिंपली। अब ये दोनों डेबिट है तो प्लस हो जाएंगे और ये एसओसीआई में क्लोज हो जाएगा। तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं, 9100 91,400 ये अमाउंट यहाँ ले आए, और 31,1215 और ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, यानी एसओसीआई, सॉरी इसको बैलेंस नहीं करना, इसको करना है 91,400। और याद रखिएगा ये जो हम अमाउंट निकालते हैं ना ये एसओसीआई वाली, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसको मैं टैली भी कर रहा हूँ और ब्रेक भी कर रहा हूँ, ये हमारा आंसर होता है क्वेश्चन। अब ये मेरा पहला साल मुकम्मल हुआ है, ठीक है, ये एक साल मुकम्मल हो गया मेरा। अब अगले साल में आते हैं नेक्स्ट ईयर। जब नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ये यहाँ से इसको कंटिन्यू करूंगा तो ये अगला साल आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में
यही जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, ये बैलेंस CD 131,400, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ जाए, बैलेंस BD, और ये अमाउंट आएगी 131,400। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस ले आए, जिस तरह हमने यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस लेकर आए थे। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये हम चुके ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं वही बैलेंस आगे लेकर चलूंगा। अब उसी तरह अगले साल की ट्रांजैक्शन, अब 2016 को देखते हैं। 2016 में लिखता है, however as at 31st December 2016 total debtors were 2 million before writing of bad debts of rupees 10,000। आपके टोटल डेटर्स जो हैं वो 2 मिलियन है, लेकिन इसमें 10,000 के बैड डेट राइट ऑफ नहीं हुए। तो मगर वो हुए हों या नहीं हुए हों, तो बैड डेट्स में तो आएंगे ना। तो मैं सबसे पहले उसी तरह बैड डेट्स में इसकी एंट्री पास करता हूँ। 31 दिसंबर 2016 ऑपोजिट अकाउंट अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि ये एक्चुअल बैड डेट्स हैं और ये 10,000 के बैड डेट्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 2016 मुकम्मल हुआ। नीचे वो लिख रहा है 2016 में स्पेसिफिक प्रोविजन के हवाले से कि मिस्टर जमाल की भी आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है 15,000 2016 में, मिस्टर जमाल की। आप जब प्रोविजन क्रिएट करनी है स्पेसिफिक, तो फिर यही कैलकुलेशन में आऊंगा। ये वर्किंग 2 और वर्किंग 2 जो है वो आ जाएगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 2016। ठीक है। अब 2016 का अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस क्या है? अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, अब ऊपर देखिएगा अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस आ रहा है 2 मिलियन। ये 2 मिलियन आ गए। अच्छा, अब इसमें से हमने पहले लेस किया था ना स्पेसिफिक कस्टमर का बैलेंस, लेकिन अब हमें एक और चीज भी लेस करनी पड़ेगी, और वो है बैड डेट्स। पहले साल हमने 2015 में क्यों लेस नहीं किए थे? क्योंकि वर्ड क्या था? आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, यानी राइट ऑफ करने के बाद जो है वो 60,000 है। ठीक है। और अब वो कह रहा है कि टोटल डेटर्स 2 मिलियन है, जिसमें बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। ठीक है। अब बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स कितना है जी? 10,000। बिफोर राइटिंग जो है वो 10,000 है, तो इसका मतलब ये 10,000 लेस नहीं हुए, ये पहले मैं लेस करूंगा इस साल में, और पिछली कैलकुलेशन में बस इतना फर्क आएगा। यहां मैं करूंगा लेस बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, इसको हम कहते हैं टू बी रिटन ऑफ। अगर रिटर्न ऑफ हो तो वो नहीं लेंगे। तो ये जो अमाउंट है ऊपर जो दी हुई है 10,000, ये भी लेस करनी है। ये 10,000 लेस की। अच्छा, अब उसके बाद स्पेसिफिक कस्टमर का बैलेंस देखते हैं कितना है। मिस्टर जमाल का 15,000, तो ये मिस्टर जमाल है, इसको भी लेस करना है। ये तो पहले भी किया था। और मिस्टर जमाल का जो बैलेंस है वो आपका आ रहा है 15,000। ये 15,000 यहां से लेस कर दिया। अब इसको लेस करेंगे तो ये 1975,000। ठीक है। अब जनरल अलाउंस निकालें तो 1975, इसका 5% ले लेते हैं, ये बन रहा है 98,750। 98,750 और स्पेसिफिक अलाउंस मेरा 15,000 है, ये 15,000 आ गया। और इसमें अगर मैं 15,000 प्लस कर लूं तो 113,750 आ जाएगा, 113,750। और अब आप देखोगे इन दोनों में क्या फर्क नजर आया, दोनों को एक नजर जरा जरूर देख लीजिएगा। और अगर दोनों को देखें, दोनों के डिफरेंस को देखें, दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है? पहले में बैड डेट्स आपने राइट ऑफ किए थे, और दूसरे यानी राइट ऑफ नहीं किए थे, लेस नहीं किए क्योंकि वो रिटर्न ऑफ थे, और इधर आपके टू बी रिटर्न ऑफ है। ठीक है। तो अब दोनों का बैलेंस, अब ये बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग 113,750। ठीक है। अब 113,750 की जो अमाउंट है वो यहाँ लाएंगे 113,750 की बैड डेट्स में। अलाउंस में क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर जैसे पिछले साल लिया था 31 दिसंबर 2016 बैलेंस CD, और यहाँ रेफरेंस दूंगा वर्किंग नंबर 2, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकला 113,750। ये क्लोजिंग बैलेंस ले लिया हमने यहाँ पर।
ठीक है जी। अब इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस चेक करना है। अब देखिएगा ओपनिंग अलाउंस 131 है, क्लोजिंग 113 है, ये डिक्रीज इन अलाउंस है, यकीनन ये डेबिट साइड पे आएगा 31 दिसंबर 2016। और यहां मैं लिख दूंगा बैड डेट एक्सपेंस। पहले आपका क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है क्योंकि वो इंक्रीज इन अलाउंस था, लेकिन इस साल में ये डिक्रीज इन अलाउंस है। अब इसकी टोटल अमाउंट देख लेते हैं कितनी बनेगी। 131,400 ये साइड ज्यादा है, इसी टोटल को यहाँ ले आइएगा, ये टोटल यहाँ आया। अब 131,400 में से आप लेस कर दो 113,750, तो ये आ जाएगा 17,650। ये 17,650 की अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये बैड डेट का जो अमाउंट आई है, ये अगेन मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि ये मेरी बैलेंस अमाउंट है, ये डिक्रीज इन अलाउंस है। जो अलाउंस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा वो डिक्रीज होगा, जो क्रेडिट साइड पे आएगा वो इंक्रीज इन अलाउंस होगा। अब चूंकि ये इसकी डेबिट साइड पे आया, ये 17,650, तो बैड डेट अकाउंट की ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और यहां मैं लिख दूंगा अलाउंस, और अलाउंस की अमाउंट आ रही है 17,650, ठीक है जी। अब ये करने के बाद अब एक ट्रांजैक्शन और है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये आखिरी ऊपर नजर आ रही है, अमाउंट ऑफ 8,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर मुनीर इन 2016। ये आपको बैड डेट रिकवर्ड हुए। देखो बैड डेट जब रिकवर्ड होते हैं तो ये एक्सपेंस कम हो जाता है, ये एक किस्म की इनकम है, रिकवर्ड हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा 31 दिसंबर 2016। और बैड डेट रिकवर्ड है, यहाँ मैं लिखूंगा बैड डेट्स रिकवर्ड। और रिकवर्ड कितने हुए हमें 8,000। इसके सिंपल, इससे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना जो मैंने आपके सामने किया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो एसओसीआई को ट्रांसफर करूंगा। अब देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है, जब क्रेडिट ज्यादा है तो एसओसीआई इस साइड पे आएगा, जैसे बैलेंस करते हैं। और यहाँ लिखता हूँ एसओसीआई, और अब अमाउंट निकालिएगा, ये आ जाएगा 25,650। और इसमें से 10,000 लेस कर दें तो 15,650। ठीक है, और ये रेड कलर में कर दिया, यानी ये अमाउंट मेरी एसओसीआई को ट्रांसफर हो जाएगी, जो मेरा फाइनल आंसर कंसीडर हो। ये मेरा फाइनल आंसर कंसीडर होगा। और इस तरह ये मेरा अब ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड 2016। ये 2 साल के लेजर बन चुके हैं, और इन दोनों सालों में सर ये लास्ट स्टेप दोबारा समझाते, समझ नहीं आया सही तरह। लास्ट स्टेप जो ये वाला अभी किया, अभी हमने 17,650 वाला। यस सर। ओके, देखो जिस वक्त आपने 2 अलाउंस निकाल लिए, ये ओपनिंग अलाउंस है 131,400, और क्लोजिंग अलाउंस ये वर्किंग के थ्रू आपने बनाया और वो बना 113,750। अब इसका जो डिफरेंस होता है ना असल में, या वो इंक्रीज इन अलाउंस होता है या डिक्रीज इन अलाउंस, ठीक है। पिछले यही चीज पिछले साल में देखें ये अलाउंस 100,000 था, ये ओपनिंग अलाउंस है, और क्लोजिंग है 131,400। इसका मतलब ये इंक्रीज इन अलाउंस है, और इंक्रीज इन अलाउंस किस साइड पे आएगा, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। और ये आपको जेन में रखने की जरूरत भी नहीं है कि डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पे आएगा, जैसे बैलेंस करते हो ना उस तरह मैंने बैलेंस किया, वो क्रेडिट साइड में खुद ब खुद आ गया। अब यहाँ देखिएगा ओपनिंग अलाउंस 131 है, क्लोजिंग 113 है, तो ये नहीं बात है, ये डिक्रीज इन अलाउंस बन गया। और अगर मुझे नहीं भी समझ आ रही कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो मैं बैलेंस करूंगा ना, तो ये क्रेडिट साइड चूंकि ज्यादा है, ये अमाउंट मैंने यहाँ लिखी, इसमें से ये अमाउंट लेस करूंगा तो बैलेंस आ जाएगा। और ये जो बैलेंस आ रहा है ये मेरा डिक्रीज इन अलाउंस है। अब इसको मैं बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे लेके जाऊँ, ये यहाँ से आप देखो बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे लेके जाया, और ऑपोजिट अकाउंट अलाउंस लिखा 17,650, ठीक है। अब ये करने के बाद बैड डेट रिकवर्ड आ गया, ये एंट्री तो हो गई। उसके बाद ये बैड डेट रिकवर्ड जो आ रहा था वो सिंपल आपने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है, हमेशा क्रेडिट साइड पे। अब इसको बैलेंस करते हैं, देखो इसकी डेबिट साइड पे 10,000 है, क्रेडिट साइड पे 25,000 है, तो ये बात है, इसको बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पे आऊंगा ना, तो डेबिट साइड पे जो अमाउंट आ रही है वो एसओसीआई को क्लोज हो जाएगी, राइट। यस सर ठीक है। ओके, अब अगला हिस्सा आते हैं,
एक्सट्रैक्ट शो करने सर हैं। एक्सक्यूज मी जी जी सर, वो जो बैड डेट्स जब हम रिकवर करते हैं तो सर उसकी ट्रांजैक्शन में सर आपने बताया था कैश डेबिट होगा और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो सर ये जब आपने रिकवर किया है तो सर इसका ऑपोजिट हेड ऑफ अकाउंट कैश नहीं लिखेंगे जी, हम? आप कैश लिख सकते हो, मैंने सिर्फ इसलिए शो किया कि आपको ये नजर आ जाए कि ये बैड डेट रिकवर्ड है, ठीक है। ठीक है अदरवाइज इसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप कैश लिखते हो तो दैट्स गुड, क्योंकि कैश से ये जस्टिफाई नहीं होता, नजर नहीं आएगा आपको कि क्यों आ रहा है। इस वजह से मैंने बैड डेट रिकवर्ड का वर्ड लिखा, और इवन एग्जामिनेशन में भी थैंक यू लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद आइएगा जी एक्सट्रैक्ट। अब मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपने क्या शो कर, और ये कौन सा साल है? फॉर द ईयर एंडेड, 2 साल है, ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड 2016। और ये सिंपल सा एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। एक कॉलम का मैं इजाफा करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो मैंने रुपीस लिखा है इसको हम 2015 कर देते हैं, और ये 2016 इन रुपीस आ जाए। देखिए, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अमाउंट आनी है ना, सिर्फ ये वो अमाउंट है जो आपको लेजर में नजर आ रही रेड कलर में। अब देखिएगा, जो अमाउंट पहले साल में 15 की बात कर रहा हूँ, जो अलाउंस बैड डेट्स की यहाँ पर क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैड डेट क्रेडिट हो रही है, बल्कि बैड डेट डेबिट हो रही है। ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है ना हमेशा। तो ये बैड डेट जो है ये एक्सपेंस है मेरा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, इस सारों को उड़ा दें, यहां लिखूंगा बैड डेट एक्सपेंस। और बैड डेट एक्सपेंस कितना है? 15,650, 15,650 ये मेरा एक्सपेंस आ गया। और एक्सपेंस को हम नॉर्मली ना माइनस में शो करते हैं। अच्छा, लेकिन अगले साल आइएगा 16 में, नहीं ये है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 91,400, 91,400 वो अगले साल वाला यहाँ, ये 91,400 मेरा एक्सपेंस है। जो चीज मेरी इस लेजर में क्रेडिट साइड पे आ रही है वो एसओसीआई में डेबिट हो, और डेबिट हमेशा एक्सपेंस हो। और यहाँ पर देखें, अगले साल में 2016 में एसओसीआई यहाँ डेबिट हो रही है, यहाँ डेबिट हो रही है, तो वहां पर ये क्रेडिट होगी, एसओसीआई में क्रेडिट होगी। तो क्रेडिट अमाउंट को हम माइनस में नहीं लिखते, क्रेडिट अमाउंट को हम प्लस में लिखते, यानी इस साल का एक्सपेंस कम हुआ है और पिछले साल का एक्सपेंस बढ़ा है। बस इससे ज्यादा चीज आपने शो नहीं करनी। और ये पेपर में अभी तक नहीं आई कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पेपर में जो आता है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसको मैं यहाँ नीचे ले रहा हूँ। लेकिन ये हर क्वेश्चन में हम करेंगे, जहां जहां पर हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और यहां आ जाएगा एज एट। अब ये 2015 और 2016 की, तो सबसे पहले मैं लूंगा अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ठीक है जी। अब अकाउंट्स रिसीवेबल कितने हैं हमारे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं? ये दिए हुए 2.4 मिलियन, ठीक है। बेशक यहाँ से ले लो, ये वर्किंग से, ये 2.4 मिलियन, और इसमें बैड डेट ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। तो ये 2015 में मैं 2.4 मिलियन लूंगा, यहां लिखता हूं जी 2.4 मिलियन, और इसमें से लेस कर दूंगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। और कौन सा अलाउंस लेस करना है? जो आपने वर्किंग में बनाया है, जो क्लोजिंग बैलेंस। और 2015 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये है 131,400। ये 131,400 की अमाउंट जो है वो यहाँ से लेस कर दो, ठीक है। और अब इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। 2.4 मिलियन माइनस 131,400, ये आ रही है 22,68,600। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया।
अब 2016 में आइएगा, अब 2016 में अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं, 2 मिलियन, ठीक है। लेकिन ये बिफोर राइटिंग ऑफ, बिफोर राइटिंग, तो इसको पहले लेस करना है, ठीक है, इसको भी लेस करना है। तो ये मैं डायरेक्ट लेस करके लाता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास, बल्कि यहां से ले लें जो वर्किंग है, ये देखो, ये 10,000 को लेस करूं 1990 आ जाए, तो ये 1990 आएगा। और इसमें से अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस ले, अब अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस ये निकला हुआ है 113,750। अब इसको लेस कर दें, तो 1990,000 माइनस 113,750, ये आ जाएगा 18,76250। So this is the extract from statement of comprehensive income and statement of financial position. तो ये मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन किया, जैसे पेपर में आप कंप्लीट वो रिक्वायर कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है जी। अब इसमें कोई क्वेश्चन करना हो आप लोगों को? सर ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का सर एक्सट्रैक्ट निकाला था, इसके अंदर बैड डेट्स आपने दफा ऐड किए दफा सब्ट्रैक्ट, सर ये बता दो। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ लेजर में आ गया आपने, ठीक है, ये बैड डेट का लेजर है, मैंने इसलिए इसको रेड कलर किया था। जो चीज इस लेजर की क्रेडिट साइड पे आ रही है ना, जो चीज लेजर की क्रेडिट साइड पे आ रही है, वो एसओसीआई में डेबिट हो, ठीक हो गया। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, मैंने आपसे ये कहा, यानी जो चीज लेजर की, ये बैड डेट लेजर, बैड डेट है, बैड डेट लेजर की अगर क्रेडिट साइड पर एसओसीआई जो है वो क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है, तो असल में ये एसओसीआई में जाकर क्या होगा, इसका ऑपोजिट इफेक्ट डेबिट, और डेबिट हमेशा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को हम एसओसीआई में माइनस में शो करते हैं। अब इतनी सी चीज जो मैंने आपसे बताई, तो जरा सोल्यूशन में आइएगा। ये एसओसीआई, इसके मुताबिक मैंने क्या कहा, ये लेजर की क्रेडिट साइड पे शो हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली एसओसीआई में डेबिट होगी। डेबिट का मतलब क्या है, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस को क्या शो करना है, माइनस में। तो ये 91,400 को मैंने माइनस में इसलिए शो किया, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगले साल में 2016 में, अब इसको ऑपोजिट कर दूं अगर, और मैं ये कहूं कि लेजर में, इसी को कंटिन्यू करते हुए, अगर एसओसीआई क्रेडिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो ये हमारा एसओसीआई में क्रेडिट होगा, और क्रेडिट हमारा इनकम होती है, और इनकम हमेशा प्लस में शो होती है, यानी प्लस में शो होती है। तो लिहाजा यहाँ देखें तो ये आपका यहाँ डेबिट साइड पर है एक्सपेंस में, अगर ये डेबिट साइड पे है तो एसओसीआई में क्रेडिट होगा, जब क्रेडिट होगा तो हम इसको प्लस में फॉर्म में लिखें, इसलिए एक प्लस नजर आ रहा है और एक माइनस है, ठीक है। वैसे एक चीज आपको बता दूं, मोस्टली ये क्रेडिट साइड पे आएगा, 90% आपका क्रेडिट साइड। कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन बनाता है जानबूझ के कि जहाँ स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे ये डेबिट क्यों हो गया, ठीक है। उस साल में असल में एक तो अलाउंस भी कम हो रहा है और दूसरा बैड डेट रिकवर्ड भी, तो आपकी इनकम जो है एक्सपेंस से एक्सीड कर रही है, इस वजह से ये आपका प्लस में इसको शो करेंगे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 6, ये जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें एजिंग डाली हुई है, ये बेसिकली रिलेट करती है एजिंग से। एजिंग क्या होता है कि अभी तक हम ये जो पढ़ते आ रहे हैं, हम एक ही परसेंटेज लगा देते हैं, जैसे 5% था तो 5% जो बैलेंस आया उस पर लगा दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एजिंग जहां पर आएगी वहां पर डिफरेंट परसेंटेजेस लगेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन पहले पढ़ लें, रिक्वायरमेंट वही है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर्स फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड द बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। एक साल का है। इसमें बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन को बनाने का ये था कि एजिंग की कैलकुलेशन आप सीख लें, लेकिन करेंगे पूरा क्वेश्चन। सर देखिएगा, खान जी हैज बीन मैनेजिंग बिजनेस सिंस 2010 सक्सेसफुली, ठीक है, but in recent years he was not assured about allowance for doubtful debts. His accountant had advised to create 6% allowance for doubtful debts. यानी 2010 से वो बिजनेस कर रहे हैं और वो यानी वो ये कह रहे हैं कि उसको अलाउंस के बारे में पता ही नहीं है।
उसके अकाउंटेंट ने उसे कहा कि 6% अलाउंस क्रिएट कर दो, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिम, सो ही कॉन्टेक्टेड कंसल्टेंट टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन दिस मैटर। ओके, अब ये डाटा नीचे दे रहा है, अकाउंट रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एट द स्टार्ट ऑफ 2015 वर 2 million and 120,000 respectively। ये मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल हैं और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। The consultant has prepared the following analysis of receivables at year end। ये उसने एनालिसिस बनाया ईयर एंड पर, नॉट येट ड्यू 900,000। यानी इसका मतलब क्या है, देखो जिससे अगर आप सेल करते हो किसी भी कस्टमर को, उसके साथ एक एग्री करते हो कि इतने दिन का क्रेडिट है। अगर आपने साल खत्म हुआ, पूरा साल खत्म हुआ, साल के एंड पे 20 लाख रुपए आपने कस्टमर से लेने, एक से नहीं मुख्तलिफ से। इसका एनालिसिस किया कि किस किस से लेने, मुख्तलिफ कस्टमर से। पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि नॉट येट ड्यू, नॉट येट ड्यू का मतलब क्या है, यानी ये वो अमाउंट है 9 लाख की जो अभी तक ड्यू नहीं हुई। ड्यू से मतलब क्या है, हम क्रेडिट दे चुके हैं लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया जिस पर हमने उसको पेमेंट लेनी। मिसाल के तौर पे हमने एक कस्टमर को सेल की 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर 2015 को, ठीक है, और 9 लाख की सेल के, सब सपोज करते हैं कि ये एक ही कस्टमर है, और 1 महीने का क्रेडिट दिया हमने उसको। यानी इसका मतलब है कि उससे हमें पेमेंट कब देनी है, यकीनन अगले साल 15 जनवरी को देनी है। तो 31 दिसंबर को मैं ये जब एनालिसिस करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये अभी अमाउंट ड्यू नहीं हुई, नॉट येट ड्यू, ये अमाउंट ड्यू नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 1 to 30 डेज पास्ट ड्यू का मतलब क्या है। अब जैसे उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कीजिएगा। अब 15 जनवरी 15 जनवरी हमारा डिसाइड हुआ जी कि हमने पेमेंट रिसीव करनी है 15 जनवरी, राइट। लेकिन हमें पेमेंट रिसीव कब हुई, यानी 17 हो गई और पेमेंट रिसीव नहीं हुई, 2 दिन ऊपर चले गए। ये 1 to 30 डेज पास्ट ड्यू का मतलब ये है कि उसकी ड्यू डेट गुजरने के बाद हमें 15 दिन हो चुके, 1 से 30 दिन के दरमियान ये फॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 31 to 60 डेज और 61 to मोर डेज, जितना आपके रिसीवेबल ओल्ड होते जाएंगे, जितना ज्यादा ओल्ड होते जाएंगे, याद रखिएगा उतना रिस्क क्रिएट होता चला जाएगा। उसके बाद फर्दर एनालिसिस शोड that one customer owing ₹30,000 and 100 days had passed due would not be able to pay, ठीक है। जी, इसका माइक कौन है, सैयद मोहम्मद रजा, म्यूट कीजिएगा, माइक को ऑफ रखा करें प्लीज, सिर्फ क्वेश्चन जब करना हो बेशक ऑन करें। अच्छा, फर्दर सर ये 1 to 30 डेज पास ड्यू दोबारा से बता दें मुझे। जी, ये देखिए, आपने एक कस्टमर है, उसको आपने सेल की है ऑन 18 नवंबर 2015, 1 लाख रुपए की इसको सेल की है, और इसके साथ आपका एग्री है 30 डेज क्रेडिट, यानी उसने हमें पेमेंट कब करनी, 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को। अच्छा, मैं जो एजिंग करता हूँ ना वो साल के एंड पे होती है, यानी 31 दिसंबर 2015 को हम एजिंग करते हैं। एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस है। अब 31 दिसंबर को इसने पेमेंट नहीं की, अभी तक पेमेंट नहीं आई। अब मैं देखूंगा कि कितने दिन पास ड्यू हो चुका है। देखो 18 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक नॉट येट ड्यू था, लेकिन अब 18 से लेकर 31 तक 13 दिन गुजर चुके हैं, 13 to 14 डेज गुजर चुके हैं, अगर दोनों इंक्लूड करें तो 14 डेज गुजर चुके हैं, और ये इसको कहते हैं पास्ट ड्यू। ये जो हम लिखते हैं ना 1 से 30 डेज पास्ट ड्यू, 31 से 60 डेज पास्ट ड्यू एंड सो ऑन, हम ये देखते हैं कि ये 14 डेज पास्ट ड्यू है, इसमें फॉल कर रहे हैं, तो ये 100,000 इसमें ऐड कर, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर, आगे चलिए, तो इसी तरह ये मुख्तलिफ एनालिसिस, तो एक चीज तो क्लियर हो गई इसी एनालिसिस से, जितना ये डिले होती जाएगी ना पेमेंट,
उतना रिस्क ऑफ बैड डेट्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मुख्तलिफ रिसीवेबल्स दिए हैं। अच्छा, नीचे लिखते हैं फर्दर एनालिसिस शोड दैट वन कस्टमर ओइंग ₹30,000, एक कस्टमर ऐसा है जिससे हमने 30,000 रुपए ले लिए एंड 100 days has passed you would not be able to pay and it was recommended to write off this amount। यानी एक कस्टमर ऐसा है जिससे हमने 30,000 लेने थे और उसको 100 दिन गुजर चुके, और 100 दिन सेल से नहीं, 100 दिन, ये याद रखिएगा। पास टू का मतलब है जो ड्यू डेट थी उसके बाद से 100 दिन ऊपर गुजर चुके हैं और वो बैड डेट्स हो गया, यानी वो वुड नॉट बी एबल टू पे, और हमने फैसला किया, रिकमेंड किया कि इसको राइट ऑफ कर दें। ठीक है, तो यानी ये 30,000 मेरे बैड हो गए। और ये 30,000 किस में शामिल है, यहाँ से चेक करें 100 डेज, तो 100 डेज किस में आएंगे, यहाँ पर, तो ये इस अमाउंट में शामिल है, यानी ये जो 160 लिखी हुई है ना इसमें 30,000 ये इंक्लूड है। इसी तरह in addition 3 more customers whose account had passed due more than 60 days, वो भी इसमें फॉल कर रहे हैं, and they owed 70,000 in फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और उनसे आपने 70,000 लेने हैं, यानी ये 30,000 भी इसमें शामिल है, ये 70,000 भी इसमें शामिल है। और वो कह रहे हैं कि कंसल्टेंट रिकमेंडेड टू क्रिएट स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 70% ऑफ अमाउंट, यानी उसने ये कहा जी कि इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट कर दो 3 कस्टमर्स के लिए। फाइन, all for all remaining amounts following percentages were recommended by consultant not yet due पे वो कहता है कोई अलाउंस क्रिएट ना करें, 1 से 30 डेज पे 3% करें, 31 to 60 डेज पे 8% करें, 61 और मोर डेज पर 20% करें। तो यहाँ पर मुख्तलिफ उसने परसेंटेजेस दे दी। तो इस मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, सिर्फ नई कैलकुलेशन आएगी, वर्किंग जो आपने अलाउंस की हम बनाते रहे ना वो नए स्टाइल में बनेगी, क्योंकि ये एजिंग से रिलेटेड है, एक परसेंटेज नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई है, यानी ये सारा जनरल अलाउंस है, नीचे जो दिया हुआ है 0%, 3%, 8%, 20%, और ये 70% स्पेसिफिक अलाउंस है। 5 परसेंटेजेस हो गई ना। तो अब पहले तो हम लेजर ओपन कर लेते हैं जी, उसी तरह 2 लेजर ओपन करने, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का और बैड डेट्स का। ये अलाउंस का लेजर आ गया, अगले पेज पे ले आता हूँ और यहाँ पर बैड डेट्स का भी ओपन कर लेते हैं और ये सारी वैल्यूज खत्म कर। ठीक है, अच्छा अब उसी तरह हम सॉल्व उसी तरह करेंगे जैसे पढ़ते हैं, वो तो कैलकुलेशन सिर्फ चेंज होगी। ठीक है, स्टार्ट से देखें, उसने लिखा है अकाउंट रिसीवेबल साल के शुरू में इतने, और आपके हमें अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक नहीं है, हमें अलाउंस है, अलाउंस कितना है 120, तो ये बैलेंस पहले ले आए, और साल है 2015, तो मैं लिखूंगा 1 जनवरी 2015 और ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 120,000, ये बैलेंस ले। अच्छा, अब इसके बाद आइएगा नेक्स्ट में, ये तो एजिंग है, इससे नीचे फर्दर एनालिसिस में वो कह रहा है कि एक कस्टमर बैड हो गया, उसको राइट ऑफ करना है, तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है, बैड डेट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो बैड डेट्स में आकर मैं इसको राइट ऑफ कर देता हूँ 31 दिसंबर 2015, ऑपोजिट अकाउंट आ जाएगा मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल। और कितने बैड डेट हुए 30,000, ये 30,000 की अमाउंट मैंने यहाँ लिखी। ठीक है, ये अलाउंस और बैड डेट्स रिकॉर्ड हो चुका है। अब आइएगा क्लोजिंग अलाउंस, सिंपल जो हमने कैलकुलेट करना है। अब क्लोजिंग अलाउंस के लिए मुझे वही एक वर्किंग बनानी है, ये नई वर्किंग होगी आपके लिए एजिंग वाली। अब इसमें हम जरा कॉलम ज्यादा बना लेंगे, फिलहाल में जितने भी बनते हैं 6 है, इस तरह पे जो चेंज होगी मैं डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले ड्यू स्टेटस, ड्यू कितना है,
अमाउंट। क्वेश्चन के मुताबिक मेरी कितनी कितनी अमाउंट ड्यू है वो जरा देखते जाएं। ये ऊपर आइएगा, ये रिसीवेबल्स दिए, नॉट येट ड्यू जो है वो 900,000 है। यहां मैं लिखता हूं नॉट ड्यू, और ये है 900,000। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, 1 से 30 डेज वाला 650, 1 to 30 डेज 360,000। पहले ये सारी अमाउंट्स में लिख रहा हूं, ये असल में रिसीवेबल्स है इन रुपीज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा आता है 31 से 60 डेज वाला 450। ये आ रहा है हमारे पास 260 डेज 250 450 सर, ये मैंने गलत लिखा 360, ये 650 था, ये मैंने 350 कहां से लिखा, ये 650 था और ये 450,000। और फिर आगे 61 और मोर या ग्रेटर देन 60 डेज, और ये अमाउंट कितनी है ये देख लीजिएगा 160,000। ये मेरे रिसीवेबल्स आ गए। इवन इसको मैं टोटल भी कर सकता हूँ, टोटल रिसीवेबल मेरे कितने आ जाएंगे 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 160, यानी टोटल रिसीवेबल मेरे 2160 साल के एंड पे। वो जो 2 मिलियन दिए हुए हैं वो साल के शुरू पे, ये तो निकला है। अच्छा, अब इसमें से देखना है हमने क्या पढ़ा था, वर्किंग वही ज़हन में रखनी है जो पिछले क्वेश्चन में की थी, ये वाली मैं उसी को सामने रखूंगा फिर समझाऊंगा। देखिए, इसमें पहले लेस करना है बैड डेट्स टू बी रिटर्न। अब मैं एक कॉलम में नहीं कर रहा हूं, मैं इसको रो में कर रहा हूं, ठीक है। तो बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जी कि 30,000 आपने राइट ऑफ करने हैं, जो ये 30,000 एक कस्टमर का बैलेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ जी इस कॉलम में बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ इन रुपीज। सो बैड डेट्स कितने राइट ऑफ होंगे इसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी 30,000 राइट ऑफ करने हैं, लेकिन मैं 30,000 किस में से माइनस करूं, इन चार वैल्यूज हैं। तो आपने ये देखना है ये तो 30,000 वाली अमाउंट कितने दिन पास ड्यू है, 100 डेज, राइट। जब ये 100 डेज पास ड्यू है तो इसका मतलब है कि वो इस अमाउंट में से माइनस है, लास्ट वाली अमाउंट से। तो मैं यहां से इसको माइनस कर दूंगा और ये माइनस होगा मेरा 30,000, बाकी किसी अमाउंट से ये माइनस नहीं, ठीक है जी। बेशक आ जाए यहाँ सब में 0 लेते हैं, इसमें से माइनस नहीं। उसके बाद हमने वर्किंग में क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने स्पेसिफिक कस्टमर का बैलेंस लेस करना है जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना है। और वो कह रहा है कि ये एक कस्टमर नहीं है, 3 है। इन एडिशन 3 मोर कस्टमर्स whose account had passed due more than 60 days and they owed 70,000 were in financial difficulties and consultant recommended to create specific allowance of 70,000 of amount। ठीक है, तो ये 70,000 की अमाउंट यहाँ ले आए, यानी ये मेरा स्पेसिफिक कस्टमर का बैलेंस है, स्पेसिफिक बैलेंस इन रुपीस। और ये भी किसके अगेंस्ट है, जो लास्ट अमाउंट है, और ये अमाउंट कितनी है जी 70,000, यस। और इसको 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ ला रहा हूँ 70,000 की अमाउंट। अब इसको देखते हैं 30,000 और 70,000। और अब इसको जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट बैलेंस आ जाएगा, यानी रिसीवेबल का नेट बैलेंस। अब नेट बैलेंस कैसे निकलेगा,
दोनों को लेस करने के बाद पहली अमाउंट तो वही आएगी 900,000, जैसे हमने जीरो माइनस कर रहे हैं ना इसमें। दूसरी अमाउंट 650,000, इसमें से भी वही आएगी, तीसरी भी वही आएगी, लेकिन चौथी अमाउंट जो है वो अगर आप देखें तो 160,000 में से 30,000 भी लेस किया, 70 भी लेस किया, ये सिर्फ 60,000। अब इसके बाद इसको अगर मैं टोटल करूंगा तो 2060,000। अच्छा, अब इस पे मैंने अलाउंस क्रिएट करना है। पहले मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ, परसेंटेज अलाउंस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ अलाउंस कितनी दी हुई है? अब डाटा में आइएगा, पहला अगर आप देखें तो वो कह रहा है 0%, ये देखें, यानी नॉट येट ड्यू पे 0% है, तो यहाँ 0% है। उसके बाद नेक्स्ट 3%, 8%, 20%, 3%, 8% और 20%। और उसके बाद अब मैं अगला कॉलम इसमें ऐड करता हूं। ठीक है, अब ये मेरे पास आ जाएगा जनरल अलाउंस, जनरल अलाउंस इन रुपीस, ये जनरल अलाउंस आ गया। अब जनरल अलाउंस कैसे निकलेगा? 900,000 का 0% अगर मैं लूं, 900,000 का 0% तो 0 आएगा। उसके बाद 650,000 का अगर 3%, ये आ रहा है 19,500। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 450,000 का 8%, 450,000 का 8%, 36,000। पहले 8% होती थी, अब ज्यादा हो गई है। और 60,000 का 20%, 12,000। अब अगर इन सबको प्लस कर लूं तो ये मेरे पास 67,500 जो है ये जनरल अलाउंस है। ठीक है, अब मुझे टोटल अलाउंस चाहिए। अब एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं। अब टोटल अलाउंस में क्या आएगा? एक चीज दोबारा ऐड होनी है जो हमने पढ़ा था, यानी पहले हमने स्पेसिफिक बैलेंस लेस किया था, अब दोबारा ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बेशक पहले आप लिख लो स्पेसिफिक अलाउंस इन रुपीस, स्पेसिफिक अलाउंस इन रुपीस। तो स्पेसिफिक अलाउंस जो है वो किसके क्रिएट हो रहा है? आखिरी वैल्यू में। ये स्पेसिफिक बैलेंस है 70,000, लेकिन अब अलाउंस 70,000 नहीं होगा, ऊपर पढ़िएगा, वो कहता है क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ 70% ऑफ अमाउंट, यानी इस अमाउंट का, ये 70,000 का 70% अलाउंस 49,000। ये मेरा जनरल अलाउंस आ गया, स्पेसिफिक। आखिरी मेरा टोटल करना है। ये अगर मैंने जितने कॉलम्स आपके सामने बनाए हैं, अगर इसको गौर से देखो तो ये सारे वही कॉलम है, ये सारी वही चीजें मैं लिख रहा हूँ जो हमने पहली वर्किंग में ली थी। बस सिर्फ ये कि ये चूंकि अलग-अलग कैलकुलेशन है, हमने इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसका 0 + 0 0, ये 19,500 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 36,000। नेक्स्ट देखें, अब मैंने 49,000 + 21,000 किया तो 61,000। अब तीनों को प्लस कर लें तो ये आ जाएगा आपका 116,500। ये मेरा टोटल अलाउंस कैलकुलेट हो चुका है। जैसे ही अलाउंस कैलकुलेट हुआ मैं इसको यहाँ ले आया। टाइम जरा क्लास का कम है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ मेरा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा जो मैंने फाइंड करना है। नो सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड ही है। वर्किंग नंबर जी सर, ये 49,000 कहाँ से है? कौन सा? ये वाला 70,000 का 70%, ऊपर दिया हुआ ना क्वेश्चन में। ये जो 70,000 है इसकी 70% लेना है ना, स्पेसिफिक की ज्यादा परसेंटेज होती है। ठीक है, वो यहाँ शो नहीं की क्योंकि भाई कॉलम कम हो गए थे मेरे, सीधा कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब देखो ओपनिंग अलाउंस मेरा 120 है, क्लोजिंग अलाउंस 116,500 है। अब अगर इसको देखें तो ये डिक्रीजिंग अलाउंस है। अगेन मैंने जैसे कहा था, मुझे नहीं भी समझ आ रही तो कोई बात नहीं, मैं इसको टोटल करता हूं, इसी टोटल को यहां लाऊंगा और इसमें से मैं 16,500 लेस कर देता हूं। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो मेरी चार्ज हो जाएगी बैड डेट एक्सपेंस।
और ये बन रही है 3500, और यही 3500 मैं बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे लाऊंगा, और यहाँ ऑपोजिट अकाउंट लिख दूंगा अलाउंस, और अमाउंट है 3500। अब इसको बैलेंस कर लें, ये साइड ज्यादा है 30,000, यही टोटल यहाँ ले आता हूँ 30,000। अब इसमें जो डिफरेंस आएगा वो मैं एसओसीआई को चार्ज कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। अब एसओसीआई की जो क्रेडिट साइड पे अमाउंट आएगी, हम पढ़ चुके हैं, वो आपके एक्सपेक्ट में एक्सपेंस के तौर पर आएगी, यानी माइनस। तो जरा प्लीज ये दो क्वेश्चन जो मैंने किए हैं, क्योंकि मैंने अटेंडेंस के लिए टाइम छोड़ना है, दो मिनट कम से कम 3 मिनट, तो आपने इन क्वेश्चन को जरा आज दोबारा करना है, दोबारा खुद कॉपी पे करना है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है जी। सर ये स्पेसिफिक अनाउंस कब था जी? स्पेसिफिक अनाउंस कब था? स्पेसिफिक अलाउंस इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्लियर है कि वो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कस्टमर है जिससे आपने 70,000 लेने हैं, ये 3 कस्टमर है, इसके अगेंस्ट उसने डिसाइड किया स्पेसिफिक अलाउंस 70%, तो 70,000 का 70% आप अलाउंस क्रिएट करोगे, विच इज 49,000, ये नजर आ रहा है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब ये अटेंडेंस लगा लीजिएगा। सर आप लीव कर दें। अल्लाह हाफिज। ओके अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल्ला अब्बास, प्रेजेंट। अहमद अली, अहमद अली, अलवीना ईमान, प्रेजेंट। अकील तबस्सुम, प्रेजेंट। आयशा वकास, आयशा वकास, अच्छा इनका इंटरनेट इशू था। बुशरा महबूब, प्रेजेंट मैम। फरूख अमीर, प्रेजेंट मैम। हमाद जफर, प्रेजेंट। हसीब परवेज, प्रेजेंट मैम। इकरा रियाज, प्रेजेंट मैम। किंजा बसीरत, मौजम भट्टी, मौजम भट्टी, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद इमरान, प्रेजेंट। मोहम्मद इमरान तैयब, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अवैस आसिफ, प्रेजेंट। मोहम्मद समीर असलम, मोहम्मद Present. समीर असलम, मोहम्मद सुभान भट्टी, he's on leave, मोहम्मद तैमूर शाहिद, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर जवाद, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट। मोहम्मद बासित साकिब, बासित साकिब, सादिया जमील, प्रेजेंट मैम। सदफ खालिक, समन आफ्ताब, प्रेजेंट मैम। समीर अली, समीर अली, सोहेब खालिद, प्रेजेंट। तलहा, तलहा वारिस, तलहा वारिस, तौफीक रियाज, यस मैम। ओके, उसामा हफीज, उसामा हफीज, वाजिद हबीब, दरियाब बख्त, यस मैम। प्रेजेंट। ओके। मैम अहमद अली प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट? मोहम्मद जी कौन है प्रेजेंट है, जरा दोबारा बोलें। अहमद अली मैम। अहमद अली, ठीक है जी। मैम थैंक किंजा, मैं ठीक है, किंजा बसीरत भी। और कोई?
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। क्या करेंगी?